Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Welcome to subscribers of Target 100 Mathematics. हाँ जी 11th क्लास, नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ सैंपल पेपर 1 करने के लिए। हाफ ईयरली एग्जाम में 8 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 1 to 7 एंड चैप्टर 11। 90 मिनट्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 1 मार्क के, 12 to 14 2 मार्क्स के, 15 to 17 3 मार्क्स के, 18 to 19 5 मार्क्स के, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 4 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन केस स्टडी का क्वेश्चन है जिसे आपको बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 टिक मार्क के हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अगर लिखने के लिए कह दिए जाएं तो हर स्टूडेंट अलग अलग राइटर्स लिखेगा। हो सकता है कुछ राइटर्स के नेम कॉमन हो, लेकिन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट सेम नहीं होगी। इट मीन्स दिस इज नॉट ए सेट। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की लिस्ट बनाने के लिए कह दिया जाए तो ये लिस्ट भी सबकी सेम नहीं बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन अगर ये लिस्ट बनाने के लिए कह दिया जाए तो ये लिस्ट सबकी सेम बनेगी। क्यों? आपको इवन नंबर्स लिखने हैं और इंटीजर्स भी लिखने हैं, यानी ऐसे 0 2 4 6 अप टू सोन, और इस तरफ -2 -4 अप टू सोन। ये एक सेट है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कहा जाता है। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आप किसी भी स्टूडेंट को अगर इवन इंटीजर्स का कलेक्शन लिखने के लिए कहेंगे तो सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट में यही नंबर्स आएंगे। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर ए इज n फॉर नेचुरल नंबर्स एंड b इज इक्वल टू z मतलब इंटीजर्स। अगर आपने नेचुरल नंबर्स में इंटीजर्स वाले सेट की यूनियन की तो क्या आएगा? देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू सोन, और z इंटीजर्स क्या होते हैं? -2 -1 0 1 2 अप टू सोन। इंटीजर्स में माइनस वाले, प्लस वाले और 0 ये सभी नंबर्स आ जाते हैं। अब इन दोनों की आपको यूनियन करनी है, n यूनियन z। तो देखिए, बड़ा सेट कौन सा है? ये 1 2 3 यहां पर है। अगर आप इन दोनों सेट्स की यूनियन करेंगे तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, यानी यही सेट यहां पर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है? z की। ओके, तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 3, यहां एक रिलेशन गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा इस रिलेशन से बिलोंग करता है। देखिए, सबसे पहले आप इस रिलेशन की कंडीशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 5। पहला रिलेशन हम चेक करते हैं, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, यानी x के प्लेस पर आप 0 पुट कीजिए। अगर y की वैल्यू 5 आ जाती है, इट मीन्स ये 0 5 रिलेशन से बिलोंग करता है। चलिए चेक करते हैं। x के प्लेस पर अगर आपने 0 लिखा तो y की कितनी वैल्यू आई? -5, लेकिन यहां क्या लिखा है? +5। इट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। नाउ -2 -7 को चेक करने के लिए आप x के प्लेस पर -2 रख देंगे, क्योंकि पहली वैल्यू किसकी होती है? x की। -2 -5, y की वैल्यू कितनी आ गई? -7। यहां भी -7। इट मीन्स
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। सिंपल, आपको टेबल की वैल्यूज सभी पता होनी चाहिए। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 3, 2 साइन पाई बाय 3, पाई का मतलब 180 और 180 बाय 3 का मतलब 60। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है? √3/2, और यहाँ स्क्वायर लिखा है, आप भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस cos पाई बाय 6 की वैल्यू भी √3/2 होती है, ऐसे। और tan पाई बाय 6 की वैल्यू 1/√3। सभी टर्म्स का आपको स्क्वायर करना है क्योंकि स्टेटमेंट में स्क्वायर गिवन है। ओके, नाउ √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3, 2 2 जा 4, यानी 3/2 माइनस 3/4 प्लस 1/3। अब एलसीएम लेंगे आप, 2 4 और 3 का क्या एलसीएम आएगा? 12 आ जाएगा। 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4, 18 माइनस 9 9, और 9 प्लस 4 13। तो आंसर विल बी 13/12। बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है। वैल्यू बतानी है आपको साइन -11 पाई बाय 3 की। देखिए साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स के इक्वल। ओके, इसलिए हम इस माइनस को बाहर लिखेंगे। साइन ऑफ -11 पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस साइन 11 पाई बाय 3। ओके, अब देखिए इस एंगल को आप कैसे लिखेंगे? हमें 11 पाई बाय 3 चाहिए। ध्यान से देखिए, ये 3 है, इस 3 को यहां लिख लीजिए, और आंसर हमें 11 पाई बाय 3 चाहिए। तो देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? फिर हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का भी निशान लगाना है, यहाँ भी एक वैल्यू रखनी है, यानी इन दोनों टर्म्स की सब्ट्रैक्शन 11 पाई बाय 3 आ जाए, ऐसे नंबर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं यहाँ पर 4 पाई लिख दूं, 3 4 जा 12, और 12 में से अगर आप 1 को माइनस कर दें तो 11 पाई बाय 3 आ जाएगा। ओके, अब हमें साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू बतानी है। ये बड़ी ही आसान वैल्यू होती है। देखिए 4 पाई में से जब आप कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 पाई होता कहाँ है? देखिए ये पाई, ये 2 पाई, फिर 3, फिर 4, यहां होता है 4 पाई। अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोस और सीकेंट ही प्लस के होते हैं, लेकिन हमें किसकी वैल्यू बतानी है? साइन की। वो वैल्यू कैसी आएगी? माइनस, एक माइनस पहले ही लगा हुआ है, एक माइनस की वैल्यू और आ गई। दूसरी बात, इस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, यानी साइन का आंसर क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। और यहां से आप क्या लिख देंगे? पाई बाय 3। ओके, माइनस माइनस प्लस, और साइन पाई बाय 3 का मतलब साइन 60 डिग्री होता है। साइन 60 की वैल्यू अभी आपने यूज की √3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन 3D में से है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। वाई एक्सिस पर हमें वो पॉइंट बताना है जो इक्वी डिस्टेंट हो इन दोनों पॉइंट से, यानी वाई एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से समान दूरी पर हो। तो देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट किस टाइप का होगा? 0/0 टाइप का, क्योंकि उसमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और जेड नहीं होंगे, यानी 0 होते हैं। गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी, एंड लेट पी बी द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, यानी इसे आप मान लीजिए पी, ये है ए और ये है बी, ये डिस्टेंस दोनों सेम है, यानी
ए पी इज इक्वल टू बी पी। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है और मैं स्क्वायर कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। ऐसे हमने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूले में अंडर रूट होता है और स्क्वायर करने से अंडर रूट गायब हो जाता है। अब ये पॉइंट्स आपके लिखे हैं 0y0, ए की वैल्यू है 1 2 3 और बी की वैल्यू है 3 5 2। ओके, अब हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ए पी आपको फाइंड करना है, तो आप चाहें तो ए के कोऑर्डिनेट से स्टार्ट कर लें या फिर पी से, पर एक बार जो कोऑर्डिनेट आपने पहले लिख दिया, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट भी उसी पॉइंट से आपको लेना है। ओके, 1 माइनस 0, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, यानी 1 का स्क्वायर। 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई का स्क्वायर। 3 माइनस 0, 0 नहीं लिखेंगे, ओनली 3 का स्क्वायर। और अंडर रूट किस लिए नहीं लगा? क्योंकि हम पहले ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर चुके हैं। नाउ बीपी आपको फाइंड करना है। 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर। 5 माइनस वाई, इसका स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर, ऐसे। ओके, 3 के स्क्वायर से आप 3 के स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। 9, ये भी 9 है तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1 का स्क्वायर 1। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ऐसे। दिस इज इक्वल टू, यहां भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, 4 प्लस 1 5 माइनस 4y इज इक्वल टू 25 प्लस 4 29 माइनस 10y। ओके, नाउ माइनस का 10y लेफ्ट साइड आकर प्लस में चेंज हो जाएगा, और 10 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो 6, 5 उस साइड जाकर माइनस में चेंज हो गया। 29 माइनस 5 24। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/6, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 6 4 जा 24, y की वैल्यू 4 आ गई। x और z तो पहले से ही 0 थे, इट मीन्स 0 4 0। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है। 102 की पावर 5 हमें कैलकुलेट करनी है। 102 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 रेज टू पावर 5। ओके, अब ध्यान से देखिए, पहला नंबर 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। ओके, उसके बाद इनटू में 100 की पावर 5, लेकिन 2 की पावर आप 0 लिखेंगे। ओके, हम इन सभी टर्म्स को एक बार पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा बड़े ही आराम से। 100 की पावर 5, अब लिखिए 100 की पावर 4, 100 की पावर 3, 100 की पावर 2, 100 की पावर 1 और फिर 100 की पावर 0। ओके, 2 की पावर 0 के बाद 2 की 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज टू पावर 4 और 2 रेज टू पावर 5। ओके, यहां सेकेंड टर्म से आपको प्लस का यूज करना है। ओके, ये सभी टर्म्स मैंने ऐसे लिख दी हैं, आप चाहें तो इन्हें ऐसे इस तरह से एक साथ लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दो ही बातों का पता होना चाहिए। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरी बात, 5c0 से लेकर 5c5 तक ये सभी टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। 5c0 की क्या वैल्यू होती है? 5c0 की वैल्यू 1 होती है, और लास्ट 5c5 इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ओके, अब 5c1 और 5c4 इनकी वैल्यू भी सेम होती है। ये वैल्यूज कैलकुलेट कैसे होती हैं? 5c1 का क्या मतलब है? यहां पर आपको एनसीआर का फॉर्मूला लगाना है। एनसीआर का क्या रूल होता है?
NCR का रूल होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे। ओके, अगर आपको 5C1 कैलकुलेट करना है तो 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिख दीजिए। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, याद रखना हमेशा। 5 माइनस 1 का मतलब 4, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी? 5, यानी 5C1 5। सिमिलरली आप 5C4 को कैलकुलेट करेंगे, 5C4 भी 5 आएगा। अब 5C3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? 5C3 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4, बस आप 3 फैक्टोरियल तक लिखें क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है जो कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और 2 टू ज़ा 4 और 5 टू ज़ा 10। इट मीन्स 5C3 की क्या वैल्यू आ गई? 10। अब हमें ये सभी वैल्यूज पुट करनी है, ऐड करेंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए 5C0 का मतलब 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1, तो सिर्फ क्या बचा? 100 की पावर 5, तो हमने लिखा 100 रेज टू पावर 5 प्लस 5C1 की वैल्यू 5 है, 100 की पावर 4 है और 2 की पावर 1, यानी 5 इंटू 100 की 4 इंटू 2 और 5 टू ज़ा क्या हो जाएगा? 10। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 100 रेज टू पावर 4 प्लस थर्ड टर्म में देखिए 5C2 और 5C2 की क्या वैल्यू है? 5C2 नहीं हुआ कैलकुलेट, कोई बात नहीं। 5C2 का मतलब भी यही है कि 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यानी यही वाली बात सेम आ जाती है। 5C2 और 5C3 दोनों ही का आंसर कितना होता है? 10। तो 5C2 की वैल्यू हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 100 की पावर कितनी है? 3 और 2 की पावर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो ये हमने 4 लिख दिया। सिमिलरली 5C3 का कितना आंसर हमने कैलकुलेट किया था? 10। यहां 10 लिखना, ये 100 का स्क्वायर और ये 8, 10 लिखा, 100 का स्क्वायर लिखा और यहां पर 8 लिखा प्लस 5C4 कितना होता है? ये 5, ये 100 और 2 की पावर 4, यानी 5 है, 100 है और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 4 जा 16 प्लस 5C5 1, 100 का स्क्वायर 1 और 2 रेज टू पावर 5 लिखना है आपको सिर्फ, जो कि 32 होता है। हमने सभी वैल्यूज कैलकुलेट की आराम से और अब आप इन स्क्वायर्स को, क्यूब्स को आराम से ही ओपन करेंगे। 100 की पावर 5 का क्या मतलब है? 1 के बाद आपको 10 जीरोज लगानी है। 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी 1 के बाद 10 जीरोज लग जाएंगी। ओके, इसका मतलब क्या है? 100 की 4, 100 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद 8 जीरोज आएंगी और एक ये वाली जीरो, यानी 1 के बाद 9 जीरो होनी चाहिए, तो आप यहां 1 लिखिए और ये 9 जीरोज अपने आप ऐसे आ जाएंगे। ओके, इसका मतलब बताइए, 4 10 जा 40 और 100 की पावर 3 का मतलब 1 के बाद 6 जीरोज, तो 1 के बाद जब आप 6 जीरोज लगाएंगे, ये तो हो गई 6 जीरोज, यानी 100 की पावर 3 और साथ में 40 लिखना है, तो ये 0 और एक 4। ओके, 10 8 जा 80 और 100 के स्क्वायर का मतलब 1 के बाद 4 जीरोज, 1 2 3 4। ओके, और 8 10 जा 80, 16 5 जा 80
और 80 और 100 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8000 आपको यहां लिखना है, प्लस 32, और इन सभी नंबर्स को जब आप प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा, 23080804 ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, ये फिलअप है, हमें ये बताना है नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। रोज के हर लेटर को आप सिर्फ एक बार लिखेंगे और इससे बनने वाले विद और विदाउट मीनिंग के कितने वर्ड्स बनेंगे ये हमें बताना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। ROSE कितने लेटर्स हैं, 4, तो आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। बस दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। ओके, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए, 24। सिमिलरली अगर आपको यहां एक और वर्ड दिया होता अगेन वर्ड के लेटर्स का यूज करके अगर आपको वर्ड्स बनाने पड़ जाएं विद और विदाउट मीनिंग, तब आप क्या करेंगे, इन्हें काउंट कीजिए 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर क्या खास बात है, 8 2 टाइम्स आया हुआ है, जो लेटर्स रिपीट होते हैं उन्हें आपको डिवाइड में लिखना होता है। जो 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल, जो 3 टाइम्स है वो 3 फैक्टोरियल। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 3 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 60। ओके, सिमिलरली आप कोई और भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे इक्वेशन, EQUATION। ओके, इसमें कितने लेटर्स हैं, 8, तो वर्ड्स बनेंगे 8 फैक्टोरियल। लेकिन जो रिपीट अगर कोई है तो डिवाइड कर दीजिए, वरना नहीं। अब देखिए इसमें कोई भी रिपीट नहीं, इट मीन्स 8 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द ऑक्टेंट इन विच, ये पॉइंट जहां लाई करता है हमें वो ऑक्टेंट बताना है। ध्यान से देखिए, आपने क्वाड्रेंट 10th क्लास में पढ़े हैं, अब आप 11th क्लास में ऑक्टेंट के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा? चलिए वहां से शुरू करते हैं जहां से आपको पता है। कहां से? क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट, इसमें पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस, क्योंकि x भी प्लस का और y भी प्लस का। यहां पर x माइनस का हो जाता है लेकिन y प्लस का रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों टर्म्स माइनस की, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y माइनस का लेकिन x प्लस का, ऐसे। ओके, यहां x दोनों प्लस के रहते हैं, इस साइड x दोनों माइनस के रहेंगे, इस लाइन के ऊपर y प्लस का और इधर y माइनस का। अंडरस्टैंड? अब जो आपने ये क्वाड्रेंट लिख लिए हैं, इनके साइन को हम ऑक्टेंट बताने के लिए कैसे याद करते हैं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। ध्यान से अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, प्लस प्लस, तो आप इसे ऐसे लिखिए। फिर क्या लिखा है, माइनस प्लस, ये भी ठीक है। डबल माइनस ऐसे, और प्लस माइनस ऐसे, चारों लिख लिए। लेकिन हमें तो ऑक्टेंट बताने हैं, इन्हीं को 4 बार रिपीट कर दीजिए। यही दोबारा से प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस सेट को आपने रिपीट करके लिखना है। अब एक काम और करना, 4 टाइम्स प्लस लगा देना और 4 टाइम्स माइनस लगा देना। ये नंबर वाइज आपके ऑक्टेंट तैयार हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और 8th। अब कोई भी पॉइंट आ जाए आप तुरंत बता सकते हैं कि ये कौन से ऑक्टेंट में होगा। ये देखिए x और y माइनस के हैं लेकिन z प्लस का, x और y माइनस के कहां हैं, यहां, और z प्लस का इसमें, ये कौन सा ऑक्टेंट है, थर्ड। इसने क्या कहा, सेकंड, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉइंट सेकंड ऑक्टेंट में नहीं है, थर्ड में है, so this statement is false. Okay, now question number 10.
राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। 3 लिखिए, 4 लिखिए। इक्वेलिटी लगी हुई है, इट मीन्स इंटरवल क्लोज। यहां भी इक्वेलिटी है यानी इंटरवल क्लोज आएगा और क्वेश्चन खत्म। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना है। अगर मान लीजिए ये इन इक्वेलिटी ऐसे होती, तब 3 की तरफ से ओपन लिखते और 4 की तरफ से क्लोज, ऐसे, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। और अगर ये ऐसे लिखा होता तब हम इस इंटरवल को ऐसे लिखते, इस साइड इक्वल का साइन आ जाए, उधर क्लोज्ड इंटरवल बना देना। ओके, और ये है मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कभी हरियाणा बोर्ड में नहीं आया, लेकिन अब न्यू पैटर्न में आपके फाइनल एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आएंगे असर्शन और रीजनिंग के। मैंने इस पेपर में एक ही क्वेश्चन डाला है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। असर्शन और रीजन, असर्शन का मतलब होता है दावा करना, किसी भी बात का दावा करना, और रीजन का मतलब कि कारण, उसकी वजह क्या है। तो देखिए असर्शन में क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 2√26 यूनिट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ये होगा। इस बात को दावा किया गया है, तो हम चेक कर लेंगे कौन सी बड़ी बात है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम बड़े ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। रीजन AB इज इक्वल टू, और ये देखिए इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख ही दिया और ये बात बिल्कुल सही है, और हम इस क्वेश्चन को करते वक्त इसी फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, यानी रीजन तो करेक्ट है, ये बात तो सही है। असर्शन को हम चेक कर लेते हैं कि ये कितना सही है। गिवन पॉइंट्स आर दिस, और अब हम AB का मतलब 1 - 1, पहले ही माइनस है, प्लस हो जाएगा, क्लियर। -3 - 3, इसका भी स्क्वायर। 4 - 4, पहले ही माइनस है, ध्यान दें, प्लस लगाना ना भूलें। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। -3 की क्या वैल्यू होती है, -6, और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना बन जाएगा 40 और 104। अब आंसर तो 2√26 है, हमारा 104 आया, तो क्या करें, इसके फैक्टर बनाइए, चेक कीजिए क्या 26 4 104 होता है। हाँ जी होता है। ये 4 अंडर रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा 2, और ये √26 एज इट इज, यानी असर्शन में जो बात कही गई थी वो बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब ऑप्शन कौन सा सही है, ध्यान से देखिए। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ये बात बिल्कुल सही है, रीजन जो दे रखा है वो असर्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपके एक एक नंबर वाले सभी क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक्स और वाई 2 सेट्स गिवन है, हमें 2 बातें बतानी है, x - y और x इंटरसेक्शन y। तो देखिए x - y का क्या मतलब होता है, x में से y के एलिमेंट हटा दें, ना कि घटा दें। हटाना है आपको x में से y। y कौन है, FBDG, और x में कौन कौन है, ABCD। अब x में से जो भी y का है उसे आप हटा दीजिए। f है नहीं, b है, हट गया, d इसे भी हटा दें, g है ही नहीं, क्या बचा, AC। ओके, और x इंटरसेक्शन y का क्या मतलब होता है, x और y में जो भी कॉमन है, कौन है जो दोनों में है, b दोनों में है, d दोनों में है, तो बस आप लिख दीजिए BD। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ओके, हमें बताना है अगर 1 मिनट में
एक व्हील 360 रिवॉल्यूशंस काट लेता है तो 1 सेकंड में ये कितने रेडियन को कवर करेगा, हमें एंगल बताना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, लिखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। कितने रिवॉल्यूशंस हैं? 60। अब बताइए, अगर आपको 60 सेकेंड्स के रिवॉल्यूशंस पता हैं तो 1 सेकेंड के रिवॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 6। तो ये डिग्री में आया है और हमसे आंसर पूछा गया है रेडियन में। तो अब आपको क्या लिखना है? इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 डिग्री बना है 1 मिनट। इन 1 रिवॉल्यूशन एंगल, जब एक व्हील एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? व्हील है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, अगर इतना करे तो 180 और कंप्लीट करे तो 360। 360 को क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई रेडियन, क्योंकि पाई का मतलब 180 और 2 पाई का मतलब 360। अब हमें बताना है इन 1 कंप्लीट, लिख सकते हैं आप यहां, इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और हमें ये देख लीजिए कि 1 सेकंड में कितने डिग्री कवर हुआ? ओह, एक बार फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, 1 मिनट। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, ये 360 डिग्री नहीं है, ये 360 रिवॉल्यूशंस हैं। 360 रिवॉल्यूशंस, ओके। तो ये क्या आ गया? 6 रिवॉल्यूशंस आए हैं, नॉट डिग्री, 6 रिवॉल्यूशंस। नाउ इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंगल बना 2 पाई रेडियन, और इन 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस एंगल कितना बनेगा? ज्यादा के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी है, 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई रेडियन, ओके। वो 360 की रिवॉल्यूशंस है, यहाँ डिग्री नहीं है, मुझे लगा यहाँ डिग्री लिखा है। रिवॉल्यूशंस हैं 60 सेकंड में 360 चक्कर, 1 सेकंड में 6 चक्कर, और फिर 1 चक्कर जब लगता है तो एंगल बनता है 2 पाई रेडियन, 6 चक्कर में 12 पाई रेडियन। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, सिर्फ आपको यहाँ अप्लाई करना है। 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, देखिए फर्स्ट टर्म का क्यूब करना है, प्लस सेकेंड टर्म का भी क्यूब, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ब्रैकेट में स्टेटमेंट एज इट इज, पर क्यूब नहीं लगाना, ओके। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो गई, 1/3 1/27 बन जाएगा क्यूब की वजह से, 3 का क्यूब 27, और आयोटा के ऊपर पावर 3 आप एज इट इज लिखें। 3 आयोटा की आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से, जैसे ही आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ आयोटा। 3 3 जा 9, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ओके। 1/27 आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होती है? माइनस आयोटा होती है, ऐसे प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -9, ओके। अब आयोटा वाली टर्म्स अलग से कलेक्ट कर लीजिए और बिना आयोटा वाली टर्म्स अलग से। 1/27 -9, इसे हम यहां लिख देते हैं। देखिए 1/27 -9
और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 26 आयोटा आ जाएगा। इन्हीं दोनों का सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, तो क्या बन जाएगा ये 27, 1 माइनस 243, ये माइनस 26 आयोटा एज इट इज। अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस का 242 अपॉन 27 माइनस 26 आयोटा। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाएगी। कब? अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे। क्या आपको याद है साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी क्या रूल होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। अगर यहां प्लस के प्लेस पर माइनस लग जाए तो यहां कोस आ जाता है और यहां साइन, बाकी टर्म्स एज इट इज। कोस सी प्लस कोस डी की क्या वैल्यू होती है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। लेकिन सबसे खतरनाक फॉर्मूला ये होता है कोस सी माइनस कोस डी का। देखिए, इन्हें लर्न करने की टेक्निक है। साइन का काम होता है मिलजुल के चलना। साइन के फॉर्मूले में साइन भी आता है, कोस भी आता है। माइनस का अगर रूल हो जाए तो कोस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आ जाएगा। लेकिन कोस थोड़ा सा सेल्फिश होता है, ये अपने फॉर्मूले में यहां इसने साइन को आने ही नहीं दिया। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। लेकिन जैसे ही कोस में माइनस आया तो सारी गड़बड़ हो गई। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, दोनों साइन आएंगे और एंगल जो सी माइनस डी बाई 2 चल रहा था वहां क्या आ जाएगा? डी माइनस सी बाई 2। ये चार फॉर्मूलों के सेट हैं जो आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। अब यहां कौन से फॉर्मूले लगेंगे? साइन सी प्लस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और एक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते वक्त एक बात का और हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी एंगल ऐड करें अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। सी प्लस डी, जैसे अगर मैं साइन सी प्लस डी में यहां फॉर्मूला लगाऊं 4 प्लस 3 7 होता है और 7 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम 4 का कनेक्शन 2 के साथ करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन में कहीं भी आंसर ना बने। ऐसे ही cos 4 की पेयरिंग cos 2x के साथ होगी। cos 4x cos 2x, इन्हें आप ऐसे लिख दीजिए, ओके। और जो cos 3x है इसे आप साइड में। सिमिलरली sin 4x प्लस sin 2x और sin 3x साइड में। अब आप आराम से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगी। cos c प्लस cos d सेल्फिश है, प्लस का फॉर्मूला है तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, बस ये वाली टर्म एज इट इज। साइन सी प्लस साइन डी मिलजुल के चलने वाला बंदा है। साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। हमें यहाँ सी और डी नहीं लिखना है, हमें लिखना है 4x प्लस 2x और 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस साइन 3x एज इट इज। क्वेश्चन को करने की आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। कहीं आप सोचें कि इससे इसको कैंसिल कर दे, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं करना है क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए आराम से। 2 कोस 4 प्लस 2 6 और 6 का हाफ 3, 4 माइनस 2 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और कोस 3x एज इट इज, ओके। 2 साइन 4 प्लस 2 6 और 6 का हाफ 3, यहां क्या लिखा जाएगा? कोस x प्लस साइन 3x।
अब आप सिर्फ ये देख लीजिए, क्या न्यूमरेटर में से कोई टर्म कॉमन लिख सकते हैं? ये भी cos 3 और ये भी cos 3 कॉमन। सिमिलरली sin 3x भी कॉमन आ जाएगा। यानी क्या लिखना है आपको? cos 3x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 cos x प्लस यहां जब कोई टर्म कंप्लीट कॉमन लिखी जाती है तो वहां पर बचता है 1। ओके, सिमिलरली आप डिनोमिनेटर में sin 3x को कॉमन लिखेंगे तो यहां बचेगा 2 cos x प्लस 1। अब आप इन्हें आराम से कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और cos बाय 3 cos बाय sin क्या होता है? कोटेंजेंट। cos 3x बाय sin 3x इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 16 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इन दोनों इनइक्वालिटी को, एक यहाँ और एक यहाँ, अलग अलग नहीं करेंगे, यही एज इट इज ही आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के पास जो कुछ भी है वो सब एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा को हटाने के लिए आपको क्या करना है? अगर कोई नंबर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दें, अगर कोई नंबर प्लस में है तो वो माइनस कर दें, माइनस में है तो प्लस कर दें। और इनइक्वालिटी कहाँ चेंज होगी इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वाला 2 कैंसिल हो जाए। तो बताइए, 2 5 10 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 2 8 16। अब हमें यहां से 5 हटाना है। इन सब में से आप 5 को माइनस कर दीजिए। जैसे ये टर्म है, आपने इसमें -5 कर दिया, 16 में भी -5 कर दिया, ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आई -15 माइनस 3x और 11। अब हमें इस 3 को यहां से गायब करना है, और अगर आपने इस माइनस को भी साथ ही गायब करना है तो इनइक्वालिटी को भी साथ ही बदलना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, आप क्या लिखेंगे? माइनस और 3 -15 अपॉन -3, सबको -3 से डिवाइड कर दें और इनइक्वालिटी यहीं चेंज कर दें, -3 और 11 बाय -3 ऐसे। ओके, 3 5 15 और माइनस भी कट गया यानी प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, सिर्फ x -11 बाय। आप इस बात को और कैसे लिख सकते हैं? अगर आप चाहें तो इस नंबर को पहले लिख लें, यानी -11/3, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखें कि -11/3 की तरफ ये पॉइंट है, यानी ऐसे लेस देन इक्वल टू 5। ये और ये एक ही बात है, आप इसे कैसे ही लिख सकते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 प्रूव दैट का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम पता होनी चाहिए। बताइए, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? a प्लस बी की पावर n को कैसे लिखा जाता है? n c 0, a की n, b की 0 प्लस n c 1, a की पावर अब लेस होती चली जाएगी और b की पावर 1 इंक्रीज होती चली जाती है, प्लस अप टू सोन। लास्ट में आप क्या लिखेंगे? n c n, a की पावर 0 और b की पावर n। ओके, ये चीज तो आपको पता ही है। अब हम इस राइट साइड को समेशन की फॉर्म में लिख देंगे और एक छोटी सी बात अप्लाई कर देंगे, तो ये प्रूव दैट का क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा। देखिए कैसे, ये जो इतनी बड़ी बात लिखी हुई है, अगर मैं इसे समेशन की फॉर्म में लिखूं, समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 0 टू n। ओके, देखिए NC0 NCR, जैसे ही आप r के प्लेस पर 0 लिखेंगे ये वाली टर्म आ जाएगी। a के लिए n-r होता है और b के लिए ओनली r होता है। इतनी बड़ी बात को सिर्फ इस छोटे से फॉर्मूले में डाल दिया गया। अगर आपने r को 0 से स्टार्ट किया, 0 0 0 ये वाली टर्म, 1 1 1 सेकेंड टर्म आ जाएगी, n रखेंगे लास्ट टर्म आ जाएगी। लेफ्ट साइड को आप इधर लिख दीजिए क्योंकि यहां तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है। ओके, अब आप अपने
इस फॉर्मूले को देखिए जो आपने तैयार किया है समेशन की फॉर्म में, और स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से, बिल्कुल एकदम से आपके माइंड में क्लिक करेगा कि अगर मैं, देखिए एनसीआर, ए के प्लेस पे n माइनस आर है और b रेज टू पावर r, यहाँ 3 रेज टू पावर r है, यानी अगर आप b के प्लेस पर 3 और a के प्लेस पर 1 लिख दें, a1 b3, तो क्वेश्चन तुरंत फिनिश। r इज इक्वल टू 0 से n, NCR एज इट इज। ध्यान से, सिर्फ a के प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे 3, बाकी किसी को कुछ नहीं कहना। 1 की पावर n माइनस आर, 1 की तो आप कितनी ही पावर कर लें, आंसर 1 ही रहेगा। p की पावर r का मतलब 3 रेज टू पावर r इज इक्वल टू 1 प्लस 3 रेज टू पावर n। क्वेश्चन फिनिश। ये टर्म यहां से गायब हो जाएगी और 3 प्लस 1 की वैल्यू 4, यानी समेशन r फ्रॉम 0 टू n NCR 3 रेज टू पावर r को चाहे आप इधर लिखें या इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 रेज टू पावर n। हेंस प्रूव। देखिए 4 रेज टू पावर n है, NCR ये रहा, NCR 3 रेज टू पावर r ये रहा, और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। यहाँ आपको सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। राइट साइड बिल्कुल आ जाएगी आपके आगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दोनों कोस हैं तो यहाँ हमें कोस ही लिखना है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले और अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए ये कोस स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इन्हें आप एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए। ओके, क्योंकि यहां हम आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसे भी आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब बच गए ये दो टर्म्स, ये, और इनमें सिर्फ 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो आप प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन। ओके, अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, 1 प्लस 1 2। ये देखिए कोस एक्स कोस वाई, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? कोस का काम क्या होता है, थोड़ा सा सेल्फिश होता है, और प्लस में माइनस का फॉर्मूला और माइनस में प्लस का फॉर्मूला। डबल कोस है यानी ये फॉर्मूला कोस का है, माइनस है यानी ये फॉर्मूला प्लस का है, तो ये फॉर्मूला बनेगा कोस एक्स प्लस वाई का। ओके, अब बताइए 1 प्लस 1 2 और यहां भी 2 लिखा है, टू प्लस टू कोस एक्स प्लस वाई। क्या कॉमन लिख सकते हैं अब आप? तो 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई, ऐसे। अब 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या आपको पता है? 1 प्लस कोस 2x क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। यहाँ 2x था तो x हो गया। अगर यहाँ x प्लस वाई हो तो आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ओके, सिर्फ आपको ये रूल यहाँ अप्लाई करना है, 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, 2 2 जा 4। अब चेक कर लीजिए क्या राइट साइड आ गई? ये देखिए 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और यही है 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। अंडरस्टैंड? बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अगेन बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। दिखने में मुश्किल है लेकिन करने में बिल्कुल आसान और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए
x प्लस 1 रेज टू पावर 6 को हमें बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करना है। बाइनोमियल थ्योरम कैसे ओपन होती है? NC0 फर्स्ट टर्म की पावर 6 और सेकेंड टर्म की पावर 0। यहां सेकेंड टर्म है 1, इस बात का हम पूरा फायदा उठाएंगे और सेकेंड टर्म की कोई भी वैल्यू हमें नहीं लिखनी है, क्योंकि 1 की आप कितनी ही पावर कर ले आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। तो देखिए ध्यान से, 6 है यहां, तो 6C0 x की पावर 6, बस 1 की पावर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। 6C0 के बाद 6C1 x की पावर लेस करते चले जाइए, 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6, बस इतना ही, क्योंकि आगे x की पावर 0 हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली आप x माइनस 1 की पावर 6 को भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये जो 1 के आगे माइनस है ना, ये वाला, ये माइनस यहाँ अप्लाई होगा। कहाँ अप्लाई होगा? ध्यान से सुनना, जब जब भी 1 की पावर ओड होगी तब वहां -1 लिखा जाएगा, तो उस माइनस को आप लगा लें प्रॉपर प्लेस पर। देखिए 6C0 x की पावर 6 और 1 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं। 6C1 x की पावर 5 और 1 की पावर 1, अब 1 की पावर 1 का मतलब है -1 की पावर 1, और -1 की पावर 1 का मतलब -1 ही होता है, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, ओके, प्लस 6C2 एज इट इज, x की पावर 4 ही रहेगा, और -1 की पावर कितनी बनेगी? स्क्वायर बनेगी, और माइनस माइनस फिनिश। अब यहां लिखिए 6C3 x की पावर, और -1 की भी 3 बनेगी, जो माइनस यहां आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब जब भी x की पावर ओड हो वहां पर आप माइनस लगा सकते हैं। x की 5 माइनस, x की 3 माइनस, नाउ 6C4 x स्क्वायर प्लस लगा दीजिए यहां, माइनस 6C5 x प्लस 6C6। यहां 6 टर्म प्लस की, यहां 3 टर्म प्लस की और 3 माइनस की, और दिखने में बिल्कुल एक जैसी। तो देखिए हमें इन दोनों का क्या करना है? प्लस। प्लस करते ही ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, और 6C5x ये टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी। और ध्यान से देखिए जो बचेंगी वो बिल्कुल सेम है, सेम का मतलब उनका डबल हो जाएगा। 6C0 x6, देखिए इनका डबल लिखना है आपको, तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं। x प्लस 1 की 6 और x माइनस 1 की 6 को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसका डबल हो जाएगा, ओके। 6C0, चलिए ये वैल्यूज भी कैलकुलेट करवाती हूं मैं आपकी। 6C0 x रेज टू पावर 6 सबका डबल हो चुका है, तो 2 को एक साथ कॉमन लिख सकते हैं। ये टर्म कैंसिल हो चुकी है, 6C2 वाली बची, 4 वाली बची, 6C2 x रेज टू पावर 4, 6C4 x रेज टू पावर 2, और लास्ट वाली टर्म 6C ओके। ये हमारे पास 7 टर्म्स हैं प्लस वाली, ये भी 7 टर्म्स हैं, लेकिन इसमें 3 माइनस की हैं, तो वो 3 कैंसिल होने के बाद आपके पास ये 4 टर्म्स बचेंगी, ये वाली 4। चलिए अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 6C0 1 होता है, ओके। 6C2 कैसे कैलकुलेट होगा? 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 6 को कब तक लिखना है? मतलब 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15।
सिमिलरली आप 6c4 को कैलकुलेट कर लें और 6c6 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो अगर मैं ये सभी वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे पास बनेगा x⁻6 प्लस 15x⁻4 अगेन 15x⁻² प्लस 1 ऐसे। ये हमारे पास x प्लस 1⁻6 प्लस x-1⁻6 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया। अब देखिए दूसरा कितना आसान है। हेंस और अदरवाइज इवेल्युएट। हेंस का मतलब है पहले आप इसे सोल्व करें और उसके बाद इसके आंसर को यूज करते हुए इसे भी सोल्व करें। अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, सिर्फ x के प्लेस पर √2 पुट किया गया है। तो आपको क्या करना है, यहां पर पुट x इज इक्वल टू √2 बस, और इसी में आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। आंसर आप लिख सकते हैं, कैलकुलेट ठीक से करना। यहां आपने लिखना है √2 प्लस 1⁻6 √2 माइनस 1⁻6 इज इक्वल टू, हाँ जी, x की पावर 6 करनी है और x के प्लेस पर आप क्या लिखने वाले हैं, √2। √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, ओके। और एक बार ऐसे 6 प्लस 15 इंटू 2 की पावर 1/2 तो है ही, लेकिन आपको 4 भी लगाना है। अगेन 15, x का मतलब है 2 की पावर 1/2 और यहाँ भी 2 लिखा हुआ है। ये सभी टर्म्स पावर में ही लिखी जाएंगी और प्लस 1 एज इट इज। 2 3 जा 6 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 15 4 जा 60 प्लस ये दोनों टर्म्स कैंसिल, 15 2 जा 30 प्लस 1, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 8 98 प्लस 1 99, 2 into 99 198 which is required answer, okay। और अगेन इस पेपर में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन के स्टडी का भी डाला है। फाइनल एग्जाम में 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो केस स्टडी के होंगे, तो इसे इन क्वेश्चंस की आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है। फिलहाल इस क्वेश्चन को यहां देखिए। केस स्टडी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको उसे ध्यान से पढ़ना होता है और फिर उस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उनका जवाब अगर आप सही से दे देंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है इस पेपर में। फाइनल एग्जाम में भी 4 मार्क्स के ही 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। A state cricket authority has to choose a team of 11 members. 11 मेंबर्स की एक टीम बनानी है, इसलिए अथॉरिटी ने क्या कहा, 2 कोचेज को कहा कि वो 11 क्रिकेटर्स को सेलेक्ट करें अमंगेस्ट 15 पॉसिबल कैंडिडेट्स। 15 में से आपको 11 की टीम बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन द फाइनल 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 क्रिकेट प्लेयर्स। 15 में से 11 प्लेयर्स कैसे सेलेक्ट होंगे, उन्होंने कुछ कंडीशन डाली हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि 15 में से आप 11 सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं, कंडीशन क्या है देखिए। 15 में से 2 जो हैं वो लेग स्पिनर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी द फाइनल 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 क्रिकेट प्लेयर्स इफ वन एंड ओनली वन लेग स्पिनर मस्ट बी इंक्लूडेड। 11 की जो टीम बनानी है 15 में से, उसमें एक लेग स्पिनर मस्ट बी इंक्लूडेड होना चाहिए। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल प्लेयर्स या टोटल मेंबर्स 15 टू बी सिलेक्टेड। आपको सिलेक्ट कितने करने हैं, 11 टू बी सिलेक्टेड 11। नंबर ऑफ लेग स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स कितने हैं, 2 हैं। मस्ट बी इंक्लूडेड, एक तो लेग स्पिनर होना ही होना चाहिए टीम में। सारी बातें आपने लिख ली। अब आपको सिर्फ नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो बताइए,
नंबर ऑफ वेज आप कैसे लिखेंगे, टोटल ही लिख देते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज, स्पिनर्स कितने 2, चाहिए कितने 1, तो 2 में से 1 आने के कितने वेज हो सकते हैं 2C1। ओके, दूसरी बात, अभी तो आपने सिर्फ एक स्पिनर ही सिलेक्ट किया है, कितने की टीम बनानी थी 11 की, एक स्पिनर सिलेक्ट हो गया, कितने और चाहिए 10। दूसरी बात, टोटल प्लेयर्स कितने थे 15, 15 में से 2 साइड में हो चुके हैं, कितने बचे 13, यानी बचे हुए 10 प्लेयर्स 13 प्लेयर्स में से सेलेक्ट होंगे और उसके नंबर ऑफ वेज 13C10। अंडरस्टैंड। अब आप इसे सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिए, 2C1 का मतलब 2 होता है और 13C10 अगेन आप NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 13C10 बनेगा 13 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और 13 माइनस 10 यानी 3 फैक्टोरियल। 13 को आपको कब तक लिखना है, जब तक 10 फैक्टोरियल ना आ जाए, क्योंकि 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तब आप कैसे लिखेंगे इसे, 2 × 13 12 11 10 फैक्टोरियल, बस ये भी 10 फैक्टोरियल है। और इस 3 फैक्टोरियल को लिखिए आप 3 × 2 × 1, ये दोनों कैंसिल, 2 6 जा 12 और 3 2 जा 6। ओके, हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ गए 2 13 2 11। ओके, 13 2 जा 26, ये 22, 26 और 22 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 × 22, इसकी मल्टीप्लाई जो भी आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप उतने नंबर ऑफ वेज कर लेंगे आप ये मल्टीप्लाई, $572, तो ये नंबर ऑफ वेज आ गए 572। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, इफ देयर आर 6 बॉलर्स, उसने कहा है कि 15 जो प्लेयर्स हैं उनमें 6 बॉलर्स हैं, 3 विकेट कीपर्स और 6 बैट्समैन। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन बी द फाइनल 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 क्रिकेट प्लेयर्स if 4 bowlers, 2 wicket keepers and 5 batsmen are included। टोटल भी आपको दे रखा है और उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं ये भी आपको पता है, तो आराम से हम लिख सकते हैं क्या, कितने बॉलर्स चाहिए 4, 4 bowlers from 6 bowlers can be selected in 6C4 ways। बड़ा नंबर हमेशा ऊपर आता है, छोटा नंबर नीचे, क्योंकि 6 प्लेयर हैं, उन्हीं में से आप 4 को सिलेक्ट करेंगे। अब 6C4 को आप सिंप्लीफाई कीजिए, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 - 4 यानी 2 फैक्टोरियल। 6 को तब तक लिखिए जब तक 4 फैक्टोरियल ना आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है। ये दोनों टर्म्स कैंसल, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट विकेट कीपर्स को सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है, 2 विकेट कीपर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 विकेट कीपर्स इन, बताइए 3 प्लेयर्स हैं और उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ वेज 3C2, सिर्फ इतना लिखना है आपको, 2 विकेट कीपर्स, ये लाइन आप खुद लिख लें, 2 विकेट कीपर्स फ्रॉम 3 विकेट कीपर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3C2 वेज। और अब बताइए 3C2 का क्या मतलब है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ओके, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 3 × 2 फैक्टोरियल और दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 3। सिमिलरली बैट्समैन कितने हैं 6, टीम में कितने लेने हैं 5, कितने वेज हो जाएंगे 6C5। तो ये लाइन यहीं लिखनी पड़ेगी, 5 बैट्समैन फ्रॉम 6 batsmen can be selected in 6C5 ways।
तो इसे आप लिखिए 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 को अगेन आप लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल, वैल्यू विल बी 6। अब हमें बैट्समैन भी चाहिए, विकेट कीपर की भी ज़रूरत है टीम बनाने के लिए, बॉलर भी चाहिए। ये सभी चीज़ें होंगी तभी तो टीम के जीतने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये तीनों प्लेयर्स, तीनों टाइप के प्लेयर्स चाहिए। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए आप इन तीनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज 15, 3, 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 15, 3, 6, 45, 270। ओके, 270, 270 नंबर ऑफ वेज आ गए। 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के 15 प्लेयर्स में से इन कंडीशंस के साथ, अंडरस्टैंड। और इसी के साथ आपने ये पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए आप बिल्कुल, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। पेपर आपका जब भी होगा आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आराम से उन्हें सोल्व कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, जो अनसीन क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, जो आपने पहले टेक्स्ट बुक में नहीं करे, नहीं देखे, उन क्वेश्चंस को करने की हिम्मत तभी होगी जब आप आराम से, शांति से अपने माइंड को सेटल करके और उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आएगा तो सभी सिलेबस में से ही। अंडरस्टैंड। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।